तो ल्यूसेंट जीके की आज की क्लास में हम लोग पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे हैं, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का चौथा मीडियम है, चौथा माध्यम है। जब कभी भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानना होता है, रादर प्राचीन इतिहास को जानना होता है, तो हम मेनली 4 तरीके के या 4 टाइप्स के रिसोर्सेस या आप कहें सोर्सेस पे काम करते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोर्सेस, 4 तरीके के स्रोत होते हैं प्राचीन भारत को जानने के। पहला स्रोत होता है धर्म ग्रंथ, जिसमें हम हिंदू धर्म ग्रंथ और अन्य धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में हम 2 तरीके के धर्म ग्रंथ लेते हैं, एक वो जो श्रुति बेस्ड है और एक वो जो स्मृति बेस्ड है। तो श्रुति धर्म ग्रंथ और स्मृति धर्म ग्रंथ, जिनमें वेद, पुराण, आरण्यक, ब्राह्मण, फिर सांख्य दर्शन और आपके इस तरीके के महाकाव्य, ये सभी आ जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं अन्य धर्म ग्रंथ में, जिसमें हम बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला सोर्स, पहला स्रोत। दूसरा स्रोत होता है ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसमें हम अर्थशास्त्र की बात कर चुके हैं, साथ ही साथ कल्हड़ की राज तरंगिणी की बात कर चुके हैं और बाणभट्ट के हर्षचरित की बात कर चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक सोर्स या स्रोत हो सकते हैं। तीसरा है विदेशियों का विवरण या विदेशियों का वर्णन, जिसमें विदेशियों की यात्रा को हम देखते हैं और जहां जहां विदेशियों ने यात्रा की वहां के संदर्भ में उन्होंने कोई न कोई वृत्तांत या कोई न कोई पुस्तक लिखी, जिसके माध्यम से उस समय के इतिहास को हम समझ सकते हैं, उस समय के धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व या जीवन शैली को हम समझ सकते हैं उनके वृत्तांत को पढ़कर। और ये चौथा हमारे पास सोर्स है इतिहास को जानने का प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक सोर्स का मतलब है आर्कियोलॉजिकल स्रोत, मतलब सोर्स। ठीक है, और ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स में कौन कौन से आएगा? अभिलेख आएगा, ठीक है, सिक्के आएंगे, कॉइन्स आएगा, ठीक है, इसके बाद स्मारक, भवन, मॉन्यूमेंट्स आ जाएंगे, मूर्तियां यानी टेम्पल्स, चित्रकला, पेंटिंग, अवशेष यानी रिमेन्स जो भी हैं वो आ जाएंगे। आप इनका डायग्राम देखें, ये स्मारक बहुत बड़े बड़े आप कह सकते हो शिलालेख तैयार किए जाते हैं और उसमें अभिलेख लिखे जाते हैं, उकेरे जाते हैं शब्दों को। ठीक है, सिक्के, ये सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि उस समय का इतिहास कैसा है। इसके अलावा हम स्मारक, भवन, उस समय के बने स्मारक या भवन में क्या शैली का प्रयोग हुआ है, किस पद्धति से वो बने हैं, इससे भी हम समझ सकते हैं कि उस समय का इतिहास कैसा था। इसके अलावा मूर्तियां हम देखते हैं, मंदिर को हम स्मारक में भी कई बार रखते हैं, लेकिन उस मंदिर के अंदर मूर्तियों को यदि हम समझें तो ये एक नया सोर्स हो सकता है। चित्रकला, पेंटिंग के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि पुरातत्व काल या प्राचीन काल कैसा था, उस समय के लोग किस तरीके की भावना रखते थे, किस तरीके का उनका विचार था, किस तरीके की वहां पे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पद्धति थी। अवशेष, हमें कई अवशेष मिलते हैं, चावल के अवशेष मिल सकते हैं, नदी का सोर्स हमें मिल सकता है, हमें नगरीय सभ्यता का सोर्स मिल सकता है। ये सभी अवशेष देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय का व्यवस्था कैसा था, उस समय का जनजीवन या उस समय का जीवन कैसा था। ठीक है, तो इन सभी सोर्स में मेन सोर्स हमारे पास हैं अभिलेख, सिक्के और स्मारक। ये 3 शुरू के सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर हम सबसे ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन हम इनको भी छोड़ेंगे नहीं, इन पर भी काम हम करेंगे। और बाद में तो हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, कल से ही हम नेक्स्ट चैप्टर बिगिन कर रहे हैं प्रागैतिहासिक काल से, और उस प्रागैतिहासिक काल में हम स्टोन एज और आगे के एज की बात करेंगे, जिसमें हम चित्रकला, अवशेष, रादर अवशेष पे सबसे ज्यादा फोकस हमारे किस पोर्शन में होगा जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे। आज हम लोग मेन फोकस अभिलेख, सिक्के और स्मारक में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये पुरातात्विक वर्ड का क्या मतलब है। आर्कियोलॉजिकल जो वर्ड है, आर्कियोलॉजी या पुरातत्व आप कहें, तो उसका मतलब क्या है ये हम सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुरातत्व का मतलब जानना। सबसे पहले तो आप समझ लें कि ये चौथा सोर्स है जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत को जानने का पुरातात्विक स्रोत। अब तक हमने 3 सोर्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है हिंदू धर्म ग्रंथ और अन्य धर्म ग्रंथ, दूसरा हमने पढ़ा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा हमने पढ़ा है विदेशियों का वर्णन, और चौथा ये पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत। जब भी वर्ड पुरातत्व यूज होता है तो पुरातत्व का इंग्लिश में मतलब होता है आर्कियोलॉजी, और ये 2 शब्द से बनता है। आर्कियोस पहला लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पुरातन भी होता है, या पुरातत्व को तोड़ो तो पुरातन, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है ज्ञान। तो इस तरीके से आप कह सकते हो प्राचीन
ज्ञान यानी प्राचीन वस्तुओं का ज्ञान ही कहलाता है पुरातत्व। यानी एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस जिसमें हम भूमि से खुदाई करके, भूगर्भ खुदाई करके क्या करते हैं, प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन को, भौतिक जीवन मतलब उनका क्या रहन सहन, क्या उनकी शैली थी, क्या उनका धार्मिक विश्वास था, क्या उनका जनजीवन था, ये सब हम जानते हैं। उनका सामाजिक जीवन भी जानते हैं। तो ये सब भौतिक जीवन में आ जाएगा। ठीक, अब ये खुदाई वर्ड यूज हुआ है, तो यदि आप लंबवत खुदाई करते हो तो उसको खनन बोला जाता है, जिसकी मदद से हम लोग जनरली एलॉय वगैरह, धातु वगैरह निकालते हैं। उत्खनन जब आप हॉरिजेंटल यानी इस तरीके से क्षैतिज, यहां पे आपने ऊर्ध्वाधर किया था खुदाई, लंबवत किया था, यहां पे आप क्षैतिज खुदाई कर रहे हो, तो इसको उत्खनन कहते हैं। और उत्खनन जनरली हमें करना पड़ता है जब हम ये खुदाई पुरातत्व स्रोत के हिसाब से करते हैं, हम उस समय के जनजीवन को जानने के अकॉर्डिंग्स में करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन वस्तुओं को हमने निकाल लिया, इन वस्तुओं को हमने प्राप्त कर लिया, अब इन वस्तुओं को देखकर हम ये कैसे जानेंगे कि ये कौन से काल के जीवन को या किस समय को दिखा रहा है? तो इसके लिए हम कार्बन 14 डेटिंग का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो हर इंसान में, हर जीव में, और यहां तक कि वस्तुओं में भी मौजूद है, निर्जीव वस्तुओं में भी मौजूद है। तो इस कार्बन की मदद से हम पता लगा सकते हैं पुराने समय के काल को कि कितना पुराना है। कार्बन 14 एक तरीके का आप कहोगे आइसोटोप्स है। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही होता है, लेकिन कार्बन का एटॉमिक मास 3 तरीके से लिखा जाता है। 6C12 होता है, एक 6C13 होता है, और एक 6C14 होता है। आइसोटोप्स यानी समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास को इंडिकेट कर रहा है, एटॉमिक मास अलग हो जाता है। तो ये जो 6C14 है, इसी को बोलते हैं कार्बन 14, और ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, और समय के साथ इसका क्षरण होता जाता है, डिग्रेड होता जाता है ये। और ये कितना डिग्रेड हुआ है पर्टिकुलर टाइम पे, इससे हम पता लगाते हैं कि कितने समय पहले का ये ऑब्जेक्ट रहा होगा। जैसे हमने खुदाई की, कहां की खुदाई की, हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की खुदाई की, और हमें जो सभ्यताएं मिली, हमने पता लगाया और हमें पता चला कि ये 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता है लगभग। अब कैसे पता चला हमें? ऑब्वियसली ये हमें कार्बन डेटिंग से पता चला, और इस काल को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल बोलते हैं, जो हमें कार्बन डेटिंग से पता चलता है। ठीक है, यानी आज की कंडीशन में हम देखें तो लगभग 4500 से 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो इंडस रिवर यानी सिंधु रिवर के आसपास फली फूली। तो यहां से आपने ये आइडिया ले लिया कि कार्बन 14 का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि कोई सभ्यता, कोई वस्तु कितना पुराना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर विज्ञान को, जिसमें हम भूगर्भ खुदाई करके प्राचीन लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं पुरातत्व। इसमें हम खनन उत्खनन करते हैं, साथ ही साथ हम साइंटिफिक मेथड कार्बन 14 डेटिंग का प्रयोग भी करते हैं। अब हमारे भारत में क्या क्या प्रयास हुआ पुरातत्व संबंधित जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, यानी पुरातात्विक स्रोत को इकट्ठा करने के लिए। आज हम भारत के अकॉर्डिंग्स में ही पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ही इस बात को हम पढ़ रहे हैं। तो भारत में क्या क्या प्रयास हुआ इस पुरातात्विक स्रोत को समझने के लिए और इस पुरातात्विक स्रोत को इकट्ठा करने के लिए। तो भारत में पहला प्रयास हुआ, मैंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं बोल देता हूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि कलकत्ता में स्थापित किया गया। ये क्या है? ये एक तरीके की संस्था आप कह सकते हैं। इसका नाम आप इंग्लिश में ही ध्यान रखें, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लिख लें। यानी बंगाल की एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई। कब बनाई गई? कलकत्ता में 1784 में बनाई गई। इसको बनाने वाले थे एक ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, किसी भी कल्चर को स्टडी करते हैं, और किसी भी हिस्ट्री कस्टम को स्टडी करते हैं किसी विशेष देश के। और पर्टिकुलरली ओरिएंटलिस्ट हम उन व्यक्तियों को बोलते हैं जो पश्चिम देश से आते हैं, और पश्चिम देश से आकर ईस्टर्न एशिया में, यानी पूर्वी एशिया में ही हमारा कौन आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा। और पूर्वी देश में वो क्या करते हैं? इस तरीके की स्टडी करते हैं। ठीक है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सर विलियम जोन्स, जो कि वेस्ट से आए। ठीक है, और ये वहां से आकर इन्होंने
इंडिया में बेसिकली क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता का क्या किया, एक तरीके से आप कहो कि स्थापना की। और 1784 से हमारे देश में एक ऐसी संस्था हो गई जो पुरातात्विक स्रोत के बारे में विचार करेगी। लेकिन शुरू के दौर में यह संस्था भाषा और साहित्य पे फोकस करती थी। अब हिंदी में आपको लिखना है तो लिख लो, लैंग्वेज यानी भाषा, लिटरेचर यानी साहित्य। तो आर्कियोलॉजी बाद में आया, ठीक है। पहले स्टार्टिंग में किस पर काम हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में जो संस्था बनाई गई उसने सबसे पहले भाषा और साहित्य, लिटरेचर और लैंग्वेज पे काम किया, लैंग्वेज और लिटरेचर पे काम किया। बाद में इसने पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी पे काम शुरू किया। अब जब इसने पुरातत्व विभाग संभाला और पुरातात्विक स्रोत को इकट्ठा करने का प्रयास किया, किसने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने, तो सबसे पहले इसने इंस्क्रिप्शन को कलेक्ट किए। अब मैं इंस्क्रिप्शन आपको बता दूं क्या होता है। अभी आपने देखा था यहां पे अभिलेख, अभिलेख को ही इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सबकी इंग्लिश लिख लो, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। सिक्कों को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, आप सब जानते हो, कॉइन्स बोलते हैं। इसी तरीके से स्मारक को क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स भी बहुत कुछ इतिहास के बारे में बताते हैं। प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास को ही जानना है तो हमें मॉन्यूमेंट्स से बहुत कुछ जानने को मिलता है। मूर्तियां यानी उस समय के स्टैच्यू किस तरीके के थी, किस शैली का स्टैच्यू में प्रयोग देखने को मिला। चित्रकला, पेंटिंग्स उस समय की कैसी हैं, यह भी इतिहास को बताने में एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा जो रिमेन्स हमें मिलते हैं, हमें जो अवशेष मिलते हैं, वो भी हमें बहुत कुछ बताते हैं। तो ये आप इन सब की इंग्लिश भी लिख लो, लेटर ऑन भी मैं इनको प्रेजेंट करने वाला हूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा इंस्क्रिप्शन कलेक्शन का काम हुआ। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे अभिलेख हमने कलेक्ट कर लिए, यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता ने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि दे हैव नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फॉर। उनको कलेक्ट तो कर लिया गया, डिसाइफर का मतलब होता है उनको समझ पाना, ठीक है। तो ये आप लिख लें कि अभिलेख कलेक्ट करना शुरू कर दिया गया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, पर उसके भाषा को समझ पाना मुश्किल था। क्यों समझ पाना मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो लिपि प्रयोग हुई है उसे हम नहीं समझ पा रहे थे। जो इसमें स्क्रिप्ट प्रयोग हुई है, लिपि यानी स्क्रिप्ट, वो हम नहीं समझ पा रहे थे। कब तक नहीं समझ पाए, बहुत समय लग गए हमें यह समझने में, ठीक है। बहुत समय लग गया हमें क्या समझने में, उस लिपि को समझने में। बाद में प्रिंसेप नाम के एक व्यक्ति आए जिन्होंने लिपि को समझा। मैं अभी अभिलेख बताऊंगा तब मैं इस बात को बता दूंगा। अभी सिर्फ इतना आप समझ लें कि बहुत समय तक तो ये इंस्क्रिप्शन कलेक्ट तो कर लिए गए, पर वो डिसाइफर नहीं किए जा सके, वो समझे नहीं जा सके, वो रिवील नहीं किए जा सके, ठीक है। तो ये पहली संस्था आप समझ लें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता, जिसका निर्माण 1784 में कर दिया गया। और इसका क्या क्या काम रहा, क्या क्या इसने वर्क किया। सबसे पहले इसके कौन आप कह सकते हो हेड रहे, सर विलियम जोन्स रहे, इतना आप याद रखेंगे। अब दूसरी संस्था है जो आज भी काम करती है, कहीं भी कोई चीज हमें मिलती है तो इसी के अंडर में वो आती है। क्या नाम है इस संस्था का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ASI हम इसे बोलते हैं। ये 1861 में फाउंड कर दिया गया था। और किसके साम्राज्य में, रेन मतलब साम्राज्य, किसके साम्राज्य में ये फाउंड कर दिया गया था, जब गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग के काल में ही ये बना दिया गया था। 1857 के बाद जो ये पद था वो वायसराय बन गया था और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने थे। और ये लॉर्ड कैनिंग वही व्यक्ति हैं जिनके समय 1861 में क्या हुआ था, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था। और फर्स्ट सर्वेयर कौन थे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कैनिंग के काल में हुआ था, लेकिन पहले सर्वेयर कौन बनाए गए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इस अलेक्जेंडर कनिंघम को हम बहुत बड़ा श्रेय देते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले क्या बनाए गए, सर्वेयर बनाए गए। और क्योंकि ये सबसे पहले सर्वेयर बनाए गए कनिंघम, इसलिए इस व्यक्ति कनिंघम ने बहुत सारा प्रयास किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाने में, ठीक है। जो चीज पहले अरेंज नहीं थी वो और धीरे धीरे अरेंज्ड होने लगी। और इनके इस प्रयास के कारण ही इनको इंडियन आर्कियोलॉजी का यानी भारतीय पुरातत्व का या भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किन्हें बोलते हैं, हम सर अलेक्जेंडर कनिंघम को बोलते हैं। क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था क्या करने का, भारत के पुरातत्व विभाग को डेवलप करने का, ठीक है। 1861 में जब ASI डेवलप किया गया,
तब इनको सर्वेयर बनाया गया। इस कारण से भी आप कह सकते हैं कि इनको क्या बोला गया, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता। इसके बाद 1902 में 1902 में क्या हुआ, इस संस्था को और ज्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें बहुत सारे कार्य और जोड़े गए, यानी इसको थोड़ा सा और अरेंज्ड बनाया गया। उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक डायरेक्टर जनरल एसोसिएट किया एएसआई के रिस्पेक्ट में। क्या नाम था डायरेक्टर जनरल का, सर जॉन मार्शल। और सर जॉन मार्शल को कार्य दिया गया कि आप खुदाई करवाओ, आप उत्खनन करवाओ और आप पता लगाओ कि क्या क्या प्राचीन भारत में रहा है। ठीक है, तो कौन इसके डायरेक्टर बनाए गए एएसआई के 1902 में, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के अंतर्गत या जॉन मार्शल के अकॉर्डेंस में क्या काम हुआ, उत्खनन का काम हुआ। अब अकेले तो वो करवा नहीं सकते थे, तो इनके एसोसिएट्स रहे। कौन कौन इनके एसोसिएट बनाए गए, दयाराम सहनी बनाए गए, राखलदास बनर्जी बनाए गए, अर्नेस्ट मैके बनाए गए, आरएल स्टीन बनाए गए। और ये बड़े विख्यात उत्खनन करता है, एक्सकेवेटर हैं ये। एक्सकेवेशन मतलब उत्खनन करना, उत्खनन, एक्सकेवेशन यानी उत्खनन, और एक्सकेवेटर मतलब उत्खनन करता, उत्खनन करने वाला व्यक्ति। तो ये 4 उत्खनन करता अभी आप देख लो। बाकी ये एक बेसिक ट्रिक मैंने बनाई है, जीके ट्रिक। आप चाहो तो जीके ट्रिक में जाना, वहां पे मैंने सभी उत्खननकर्ता को बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है। आज मैं ये 4 महत्वपूर्ण उत्खननकर्ता बता रहा हूं जो मार्शल के, सर जॉन मार्शल के एसोसिएट थे, मतलब कह सकते हो कि उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति थे। कौन कौन, दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा की खोज की है, खुदाई की करवाई है 1921 में। इसके अलावा राखलदास बनर्जी, ये मोहनजोदड़ो की खुदाई करवा चुके हैं 1922 में। इसके अलावा अर्नेस्ट मैके ने चन्हूदड़ो की खुदाई करवाई है 1925 में, और आरएल स्टीन ने सुतकांगेडोर की खुदाई करवाई है 1927 में, जो मार्शल के एसोसिएट के रूप में काम किए। और इस खुदाई से इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता का पता लगा। 1924 में हमने डिक्लेयर कर दिया कि इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की कोई सभ्यता है जो भारत में फली फूली है, और ये मेसोपोटामियन की सभ्यता इराक वाली, इजिप्टियन सिविलाइजेशन इजिप्ट वाली, मिस्र वाली, चाइनीज सिविलाइजेशन चाइना की, इनके समकालीन है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, प्राचीनतम सभ्यता है, और इन तीनों सभ्यता के समकालीन है। ऐसा हमने 1924 में डिक्लेयर कर दिया, जब इन महान लोगों ने, मार्शल, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अर्नेस्ट मैके, आरएल स्टीन, इन लोगों ने डिक्लेयर किया इस बात को। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आज प्रेजेंट किया। अब 1 बाय 1 हम बात करेंगे अभिलेख की, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कॉइन्स की, और उसके बाद हम रिस्पेक्टिवली बात करेंगे मॉन्यूमेंट्स की, इसके अलावा स्टैच्यूज की, और जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, चित्रकला यानी पेंटिंग की, और अवशेष की। चलिए करते हैं बात। अभिलेख क्या है, इंस्क्रिप्शन क्या है। कोई भी मुहर, कोई भी प्रस्तर यानी पत्थर में लिखा स्तंभ, पत्थर स्तंभ, पत्थर स्तंभ में फिर चीजें लिखी जाती थी, पत्थर का स्तंभ, स्तूप, बहुत सारे स्तूप आप जानते हो, सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, ताम्रपत्र। ठीक है, इस तरीके के जो वस्तुएं हैं, इनमें कुछ लेख लिखे जाते थे, कुछ लेखन किया जाता था, तो इन लेखन को ही हम अभिलेख बोलते हैं। और इस लेखन के विज्ञान को एपिग्राफी बोला जाता है, पूरा लेख शास्त्र बोला जाता है हिंदी में। बाकी ये वर्ड एपिग्राफी ही इंग्लिश हिंदी दोनों में कई बार यूज होता है, इसलिए आप एपिग्राफी वर्ड भी याद रखें पूरा लेख शास्त्र के अलावा। सिर्फ अभिलेख का विज्ञान होता है एपिग्राफी, लेकिन अभिलेख के साथ साथ दस्तावेज को यदि हम पढ़ें और विज्ञान, ऐसा विज्ञान देखें जो अभिलेख के साथ साथ दस्तावेज को भी पढ़ता है, उसे हम पैलियोग्राफी या पुरालिपि शास्त्र बोलते हैं। ये दोनों विज्ञान जरूर याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जब अभिलेख की बात होती है तो अशोक की बात जरूर होती है, क्योंकि भारतीय अभिलेखों में महत्वपूर्ण अभिलेख जो मिले हैं वो अशोक के ही मिले हैं। इसके अलावा भी कुछ अभिलेख हम जरूर पढ़ेंगे, पर महत्वपूर्ण अभिलेख जो हमें देखने को मिले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिलेख जो हम देखते हैं वो अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख को बहुत समय तक तो पढ़ा ही नहीं जा सका। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अभिलेख डिसाइफर किए ही नहीं जा सके। ठीक है, तो बहुत समय तक तो हम पढ़ ही नहीं सके। हालांकि अभिलेख
खोजे जा चुके थे टी पेनथेलर के द्वारा 1750 में। इन अभिलेखों को 1750 में ही खोज लिया गया था, लेकिन इन अभिलेखों को 1784 में जब कलेक्ट करना हमने शुरू किया तब हम इसको डिसाइफर नहीं कर पाए थे। यहां तक कि इसको हम 1837 तक डिसाइफर नहीं कर पाए थे। सबसे पहले इन लिपि को पढ़ने का, ये आधी ली कर लें आप, इन लिपि को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में, जिसके बाद हमने पता लगाया और हमने पहचाना कि किस तरीके की लिपि का प्रयोग हुआ है। फिरोज शाह तुगलक नाम का एक तुगलक शासक था जिसने अशोक के दो अभिलेख, जो रिस्पेक्टिवली मेरठ से उत्तर प्रदेश से और टोपरा हरियाणा से दिल्ली लेके आया था, उसी अभिलेख को, उन्हीं दोनों अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो लिपि का प्रयोग है वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है। बाद में कुछ अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि की भी खोज की गई और कौन कौन सी लिपि है मैं आगे आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले जिस लिपि की बात की गई वो ब्राह्मी लिपि है और भारत में अधिकतम अभिलेख अशोक के ब्राह्मी लिपि में ही आपको मिलेंगे। अभिलेख दो तरीके के मिल सकते हैं, फॉरेन यानी विदेशी अभिलेख, मतलब विदेश में लिखे गए हों अभिलेख, अशोक के अभिलेख की बात मैं कर रहा हूं जनरली। इंडिजिनस अभिलेख यानी जो भारतीय अभिलेख हैं, भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त है, जैसे मेरठ में एक अशोक का अभिलेख मिला है, एक टोपरा हरियाणा में मिला है, लेकिन ये दोनों अभिलेख फिरोज शाह तुगलक को बड़े प्यारे लगे और वो इन दोनों अभिलेख को दिल्ली ले आया। बाद में जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इन दोनों अभिलेख में छिपी जो भाषा थी वो ब्राह्मी लिपि है ये पहचाना और तब से अभिलेखों को पढ़ा जा सका। याद रखें, अभी तक हम लोग उस लिपि की पहचान नहीं कर पाए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के काल में देखने को मिली थी। वो भाव चित्रात्मक लिपि जरूर कहलाती है, पर उस लिपि को अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, उसको रिवील हम नहीं कर पाए। लेकिन अशोक की लिपि, अशोक के अभिलेखों की लिपि 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा डिसाइफर कर ली गई थी और उसको हमने पहचान लिया था कि ये ब्राह्मी लिपि है और उसको हमने पढ़ना सीख लिया था, और जिसके बाद से अशोक के बारे में, मौर्य समाज के बारे में और बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली। इसीलिए ये अभिलेख हमें पुराने यानी प्राचीन भारत के बारे में जानने में बहुत मददगार हैं। इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, अभी एक बार क्विक समरी आप ले लें। इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, अभिलेख के बारे में, सिक्कों के बारे में और स्मारक के बारे में। बाद में हम लोग इनको और डिटेल्स में देखेंगे। हाँ, मूर्तिकला, चित्रकला, अवशेष को मैं बस इतना ही जितना कवर कर रहा हूं उतना ही बताऊंगा, इसलिए आप इन पर और फोकस करना। हाँ, सिक्के क्या हैं? सिक्के आप सब जानते हो कॉइन्स हैं। हर शासन काल में हमें सिक्के मिले हैं और इन सिक्कों के विज्ञान को हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। जिस पर्टिकुलर साइंस के तहत, विज्ञान के तहत हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं उसे न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है। क्या है न्यूमिस्मेटिक? न्यूमिस्मेटिक एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत हम सिक्कों को अध्ययन करते हैं। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया सिक्कों के अध्ययन के हिसाब से सिक्कों पे रिसर्च हो सके, इसलिए ये सोसाइटी बनाई गई, ये एक संस्था बनाई गई 1910 में, 1910 में, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, आज के प्रयागराज में, पहले भी प्रयागराज ही था ये, ठीक है, तो आज के प्रयागराज में न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1910 में। किस लिए? सिक्कों के विज्ञान को समझने के लिए, और इस विज्ञान को हम न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। किसके विज्ञान को? सिक्कों के विज्ञान को। तीसरा आता है स्मारक यानी मॉन्यूमेंट्स, और इन मॉन्यूमेंट्स में हम इमारतों को, भवनों को और मंदिरों को भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मंदिर में मूर्तियों को मैंने अलग से कंसीडर कर दिया है, इसलिए मंदिरों को लेकिन आप यहां चाहो तो रख लो, क्योंकि मंदिरों को बनाने की शैलियों को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे का काम करेंगे और हम मूर्तियां पढ़ लेते हैं। मूर्तियां यदि हम कुषाण काल की देखते हैं तो कुषाण काल में हमें विदेशी प्रभाव देखने को मिलने लग गए थे, विदेशी झलक मूर्तियों में दिखने लग गई थी, क्योंकि विदेशी आते थे, विदेशी कलाकार भी आते थे और वो अपनी शैली यहाँ पे प्रेजेंट करने लग गए थे। विदेशी व्यापारी भी आते थे, तो उनके कारण यहाँ पे कुछ विदेशी तत्व तो हमें दिखने लग गए थे। कब? कुषाण काल में। कुषाण शासक आपको याद आना चाहिए, कनिष्क एक महान कुषाण शासक है। गुप्त काल में जब हम देखते हैं मूर्तियों को, उसमें अंतरात्मा का और मुखाकृति का सामंजस्य देखने को मिलने लगा, यानी अंतरात्मा और मुखाकृतियां हमें अच्छी देखने को मूर्तियों के अंदर मिलने लगी। जब हम गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं, गुप्त के बाद के काल की बात करते हैं, तो उसमें सांकेतिकता का प्रयोग हमें देखने को मिला। सांकेतिक चीजों का
प्रयोग देखने को मिला। और उस सांकेतिकता से हम यदि आज समझना चाहें तो उस मूर्ति में क्या भाव व्यक्त किया गया है वो हम समझ सकते हैं, हम उसमें गेस कर सकते हैं। यदि हम इन मूर्तियों में अमरावती की मूर्ति देखें, भरहुत का देखें, बोध गया का स्तूप देखें, सांची का स्तूप देखें, तो इन सभी में जनसाधारण की जीवनी हमें दिख सकती है। जनसाधारण का जीवन हम यहाँ पे झांक सकते हैं, उनका ग्लिम्स हम ले सकते हैं। इसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, वहां भी हमें कुछ मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जैसे हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो इन सब से हम समझ सकते हैं कि उस समय के काल के लोग किस तरीके के धार्मिक विश्वास को मानते थे, ठीक है। पांचवा हमारे पास है चित्रकला पेंटिंग। तत्कालीन जीवन की झलक यदि आपको चाहिए तो पेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तत्कालीन जीवन को दर्शाने के लिए, क्योंकि पेंटिंग में उस समय की जीवन शैली जरूर झलकती है। अजंता की यदि चित्रकला हम देखें तो वहां पे मानवीय भाव हमें देखने को मिलते हैं और हम उस पेंटिंग से समझते हैं कि किस तरीके से मानव का भाव वहां पे था। प्राचीनतम भीम बेटिका की हम गुफाओं में जाएं तो वहां पे हमें स्टोन एज यानी पाषाण काल की वॉल पेंटिंग भित्ति चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं स्टोन एज प्रागैतिहासिक काल में आपको कवर करा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया स्टोन एज का दे देता हूं। एक तो हमारे पास स्टोन एज के पहले का एज है जिसे आप बोल सकते हो पूर्व पाषाण काल, और फिर हमारे पास स्टोन एज आता है यानी पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है पुरा पाषाण काल, यानी आप इसे बोलेंगे पैलियोलिथिक एज, इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक एज यानी पुरा पाषाण काल, जिसमें आग की खोज की गई थी पुरा पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल में हम आग की खोज नहीं कर पाए थे। पाषाण काल के बिगिनिंग में ही पुरा पाषाण काल में आग की खोज कर दी गई थी। फिर मध्य पाषाण काल आता है जिसे मेसोलिथिक एज बोलते हैं। फिर नव पाषाण काल आता है नियोलिथिक एज। अब पत्थरी जीवन, पाषाण काल वाला जीवन नए युग की तरफ बढ़ने लग गया था, पहिया की खोज हो गई थी और जीवन थोड़ा कंफर्ट जोन में आना शुरू हो चुका था। अब आज तो हम बहुत आगे निकल गए, पर ये पाषाण काल में 3 काल आपको याद रखने हैं और किस तरीके की चित्रकला आपको देखने के लिए आपको याद रखें। हालांकि ये पाषाण काल को आप कुछ अवशेष के लिए भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इस समय हमें ये अवशेष से ही तो पता चला होगा। तो मैं चाहूंगा कि पाषाण काल के इन तीनों भाग को आप अवशेष के अंतर्गत पढ़ लें, क्योंकि पूरा पाषाण काल में आग के हमें अवशेष ही तो मिले, नवपाषाण काल में पहिए के अवशेष ही तो मिले, इसलिए इसको अवशेष में आप पढ़ लें, ऐसा मैं चाहूंगा। अवशेष के अंतर्गत हम मोहनजोदड़ो से 500 से अधिक मोहरों का अवशेष पा चुके हैं, यानी मोहर बड़ा प्रचलन में था। अब मोहर इसलिए प्रचलन में था क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, व्यापार बहुत आगे था। इसके अलावा बसाड़ नाम की जो जगह है, जो आज का बसाड़ है, लेकिन प्राचीन काल में वैशाली कहलाता था, वहां से हमें मिट्टी के बहुत सारे बर्तन और खिलौने और मिट्टी से बनी चीजें मिली हैं। इसके अलावा हमें गेरुए रंग के मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं गंगा यमुना के क्षेत्र से। तो ऑब्वियसली नदी के किनारे लोग बसते हैं, बस्ती रही होगी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, दोनों नदियों के मध्य के क्षेत्र में। तो दोनों नदियों के मध्य के क्षेत्र में, गंगा यमुना नदी के क्षेत्र में हमें गेरुए कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। ऐसे ही मेहरगढ़, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में है, जहां हमें सर्वप्रथम कृषि के आप कहोगे कि कृषि के साक्ष्य मिले। अब आजकल तो कृषि के साक्ष्य हम और खोज चुके हैं, जिसे हम प्राचीनतम बोलते हैं, पर अभी एज पर बुक सजेस्ट आप मेहरगढ़ ही याद रखें। इसके अलावा कोल्डी हवा है, जहां से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। जीवाश्म के साक्ष्य हमें शिवालिक पर्वत श्रेणियां से मिले हैं, और मनुष्य के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें नर्मदा नदी के घाटी से मिले हैं। तो ये कुछ साक्ष्य हैं, अवशेष हैं, जो मैं चाहूंगा याद रखें। और वैसे भी मैं इन तीनों को चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट डिटेल से आगे नहीं कवर कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आपको अभिलेख, सिक्के, स्मारक से मिलेंगे। और इन अवशेष वाले कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट चैप्टर में, आपकी बुक का नेक्स्ट चैप्टर है क्या है, प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हम वैसे भी पढ़ेंगे, स्टोन एज भी एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए वहां भी मैं कवर कर दूंगा। तो चलिए अभिलेख से शुरू करते हैं, इंस्क्रिप्शन से शुरू करते हैं। जब हम अभिलेख की बात करते हैं तो भारत के सर्वप्रथम संबंध कहां से थे, यह भी हमें अभिलेखों से पता चलता है। सुवर्ण भूमि से थे, जो कि म्यांमार वर्तमान में कहलाता है। स्वर्ण द्वीप से थे, जो मलाया, और आज का वो मलाया और आज का आप मलाया के आसपास का क्षेत्र मिलाकर मलेशिया बोलोगे। कंबोज कंबोडिया है, बिल्कुल थाईलैंड के नीचे वाला हिस्सा। पहले ये स्वर्ण द्वीप में, मलाया में थाईलैंड वगैरह भी शामिल था। और यव द्वीप जो जावा है वो इंडोनेशिया है। तो इन देशों के साथ बहुत घने संबंध भारत के
समझ में आते हैं। मैं थोड़ा सा मैप से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि कहां कहां की बात मैं कर रहा हूं। यदि आप ध्यान से देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ये मलेशिया का पोर्शन मलाया कहलाया। इस इंडोनेशिया में हमें जावा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये थाईलैंड का पोर्शन और आपका, ठीक है, ये थाईलैंड का पोर्शन और ये पूरा पोर्शन ये क्या कहलाएगा, मलाया कहलाएगा। और ये कंबोडिया, अलग से कंबोडिया हो जाएगा आपके पास। तो ये कौन कौन से मैंने बताए संबंध, एक तो म्यांमार बताया, तो म्यांमार आपका ये वाला पूरा पोर्शन, बर्मा जिसे पहले कहा जाता था आज म्यांमार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता चलता हूँ, ये म्यांमार के लिए कैपिटल M लिख देता हूँ, ठीक। ये कंबोडिया के लिए C लिख देता हूँ, मलेशिया के लिए M लिख देता हूँ, इंडोनेशिया में ये जावा है J लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 4 हो गए, कितने बताए थे मैंने, ठीक है। कंबोडिया भी यहीं पे आपको मिल जाएगा, कंबोडिया ये मिल गया, ठीक है। और यवद्वीप जावा मिल गया, ठीक है। आज का ये जावा है जो पहले यवद्वीप नाम से जाना जाता था। इनसे हमारे बड़े घने संबंध थे, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूं, ठीक है। इस पोर्शन को आप देखें ध्यान से, ये पोर्शन आपका, ये बर्मा वाला पोर्शन आज का म्यांमार है, ये कंबोडिया, ये मलाया पोर्शन है और ये जावा पोर्शन है आज का, ठीक है, समझ गए। और यवद्वीप आपका आज जावा कहलाता है, इंडोनेशिया वाला पोर्शन, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं। तो हमारे अभिलेख 2 तरीके के होते हैं, एक तो विदेशी अभिलेख, फॉरेन वाले अभिलेख, फॉरेन वाले वो अभिलेख जो भारत के संदर्भ में है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे क्योंकि हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। दूसरा है इंडिजिनस यानी देसी अभिलेख आप कह सकते हो। चलिए मैं 2 अभिलेख ऐसे बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो विदेश से संबंधित है क्योंकि वो बाहर है भारत से। एक है बोगाज कोई, और ये बोगाज कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला ऐसा अभिलेख है जिसे हम पढ़ पाए हैं, जो पढ़ा जा सका है, ठीक है। तो बोगाज कोई क्या है मैं समझाना चाहता हूं। ये 1400 BC में खोजा गया, पढ़ा गया अभिलेख है और सबसे प्राचीनतम ऐसा अभिलेख है, खोजा गया है 1400 BC में। या आप ऐसा कहें कि 1400 BC का अभिलेख है, खोजा तब नहीं गया है, खोजा तो आज गया है, ठीक है। तो कब का अभिलेख है ये, 1400 BC का है, 1400 ईसा पूर्व का है और ये बहुत प्राचीनतम अभिलेख है जिसे आज हम पढ़ पा रहे हैं। अब सीधी सी बात है, पढ़ने में भी इसको समय लगा है, लेकिन आज की कंडीशन में हम इसको पढ़ पा रहे हैं। कहां है ये, एशिया माइनर, मध्य एशिया में ये है। अब कौन सा हिस्सा एशिया माइनर मध्य एशिया होता है वो मैं समझाता हूं आपको इस डायग्राम से, ठीक है। इसको समझाने के पर्पज से मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं, ये आपको क्लियर होगा। यहां पे आप ध्यान से देखो यदि, तो ये आपका जो टर्की का पोर्शन है, मध्य टर्की का पोर्शन पूरा, ये आपके किस में आता है, एशिया माइनर में आता है। ये पूरा टर्की आपको पॉइंट आउट में कर रहा हूं, ये आप ध्यान से देख लो। बाकी आपकी ये जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है ये दक्षिण एशिया में आते हैं। इनको छोड़ के दोनों को आप यहां पे आ जाओ, किर्गिजिस्तान में आ जाओ, तजाकिस्तान में आ जाओ, उज्बेकिस्तान में आ जाओ, तुर्कमेनिस्तान में आ जाओ, ठीक है, और यहां से कजाकिस्तान में आ जाओ। तो ये जो 5 आपको देश दिख गए, ये 5 देश मध्य एशिया कहलाते हैं और ये आपका टर्की एशिया माइनर कहलाता है, इसका मध्य पोर्शन टर्की का। तो आज की क्लास में आपने ये क्लियर कर लिया कि मध्य एशिया क्या है, ये 5 देश, और आपका एशिया माइनर क्या है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ये समझते जा रहे हैं। तो यहां पे आपने एशिया माइनर क्लियर कर लिया और साथ ही साथ आपने ये समझ लिया कि मध्य एशिया क्या है, जहां पे ये बोगाज कोई अभिलेख हमें मिला है। ये 1906 में डिस्कवर किया गया था, यानी ये मौजूद तो बहुत पहले से है, लेकिन इसके अवशेष हमें 1906 में मिले, जिसको जर्मन के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम है ह्यूगो विंकलर, तो ह्यूगो विंकलर ने इसको खोजा। इस अभिलेख की खास बात यह है कि इस अभिलेख में भारतीय वैदिक काल के देवताओं का चित्रण मिला है, यानी 4 वैदिक देवताओं का वर्णन इसमें मिला है। भगवान इंद्र का, भगवान मित्र का, भगवान वरुण और भगवान नासत्य भगवान अश्विनी कुमार भगवान है। इन 4 भगवानों का यहाँ पे विशेष जिक्र मिला है, किसमें, बोगाज कोई अभिलेख में। इसके अलावा एक होलियोडोरस अभिलेख है। ये होलियोडोरस हालांकि मौजूद इंडिया में है, पर ये यूनान से संबंधित है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहां रखा है। हालांकि मौजूद ये भारत में ही है। कहां मौजूद है, पहले जो बेसनगर भेलसा कहलाता था, आज वो विदिशा है, वर्तमान में एक जिला है मध्य प्रदेश का। तो इस विदिशा जिले में आपको मिलता है गरुड़ स्तंभ, जो भगवत धर्म से संबंधित है। इसमें भगवान गरुड़ का
चित्रण है जो किससे संबंधित है, भगवत धर्म से संबंधित है। तो याद रखें कि यहां पे एक धर्म से संबंधित होलियोडोरस का अभिलेख देखने को मिलता है। ये दो विदेशी अभिलेख हो गए। इंडिजिनस में हम कुछ पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। पहला पॉइंट आप लिखिए, सर्वाधिक अभिलेख का जो संग्रहण हमें आज मिलता है वो मैसूर संग्रहालय है हमारे देश में, जहां पे सर्वाधिक अभिलेखों का हमने संग्रह किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है या ग्रंथ है जिसका नाम है कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम। तो थोड़ा सा संस्कृत वाली फीलिंग जरूर आ रही है, पर यहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी यूज किए गए हैं। जैसे इंस्क्रिप्शन आपका अभिलेख से आया है, तो कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम ग्रंथ, इंडिकेरम इंडिया के लिए यूज हुआ है, इंस्क्रिप्शन अभिलेख के लिए यूज हुआ है। तो कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम ग्रंथ है जिसमें हम मौर्य काल का, मौर्य के बाद के काल का और गुप्त काल का अभिलेख संग्रहित किया गया है। इसमें यह अभिलेख की जानकारी संग्रहित की गई है इस ग्रंथ में। इसके अलावा अभिलेख की लिपि की बात मैंने शुरू की थी और ब्राह्मी लिपि मैंने बताया था कि सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में पता लगाया था जो इन अभिलेख में प्रयोग की गई थी। तो कौन कौन सी लिपि प्रयोग की गई हैं भारत में और या बेसिकली अशोक के अभिलेख में? तो प्राकृत यूज की गई है प्रारंभिक अभिलेखों में, जो भारत में यूज की मिलती है पर कम मिलती है। सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि मिलती है जो दूसरे नंबर में मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी लिपि में है। ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जिस तरीके से आपकी बेसिक आप लिखते हैं वो आप यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं ब्राह्मी लिपि में। लेकिन खरोष्टी लिपि को आप दाएं से बाएं लिखते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं आप कह सकते हो। जिस तरीके से आप उर्दू लिख रहे हैं उस तरीके से दाएं से बाएं। और अशोक के कुछ अभिलेख ही खरोष्टी लिपि में हमें देखने को मिलते हैं, अधिकतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं। कुछ ऐसे अभिलेख भी हैं जिसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है या यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये अभिलेख बेसिकली अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं और इनके कुछ अभिलेख पाकिस्तान में भी देखने को मिलते हैं, जिन अभिलेखों में अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग कहां देखने को मिलता है? एक अभिलेख में देखने को मिलता है जो कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा बनाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख। इस अभिलेख में हमें भारत के लिए प्रयोग किया गया शब्द भारतवर्ष मिलता है। पांचवा पॉइंट आप पढ़ें। पांचवा पॉइंट यह है कि जो दुर्भिक्ष को बोलते हैं अकाल, इस अकाल की जानकारी हमें साहगौर अभिलेख से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भारत में हूणों ने आक्रमण किया था, इसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभ लेख से मिलती है। इन अभिलेखों को मैं और डिटेल से आगे पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी। सती प्रथा के बारे में जो साक्ष्य है वो हमें भानुगुप्त के काल में, गुप्त वंश के आखिरी शासक थे ये, एरन अभिलेख हमें मिला है सागर से, मध्य प्रदेश के सागर से, जिससे हमें पता चला है कि सती प्रथा उस समय चलती थी। और यह सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य आप बोल सकते हो हमें भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिले। इसके अलावा रेशम बुनकर की जो श्रेणियां होती थी उनके बारे में हम मंदसौर अभिलेख से समझते हैं। अब इन अभिलेखों को मैं आपको वन बाय वन डिटेल से बताने जा रहा हूं, ठीक है। तैयार हैं आप? चलिए। तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है व्याख्यान करना और किसी के बारे में अच्छा ही अच्छा कहना। तो प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसमें वर्णन किया गया है, प्रयागराज में है, ये इलाहाबाद में है। और साथ ही साथ एक एरन अभिलेख भी है जो सागर में है। इन दोनों ही अभिलेख में गुप्त वंश के शासकों ने काम किया है और समुद्रगुप्त से संबंधित है ये अभिलेख। और एरन अभिलेख तो मैंने बताया था भानुगुप्त से भी संबंधित है। और सती प्रथा का हमें सोर्स मिला है, साक्ष्य मिला है एरन अभिलेख से, लेकिन दोनों ही गुप्त वंश से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है और एरन अभिलेख आपका भानुगुप्त से संबंधित है। तो आप अलग अलग दोनों का लिख लें, लेकिन दोनों ही किससे संबंधित है? गुप्त वंश से दोनों ही संबंधित है। भानुगुप्त के लिए कई बार एक विष्णुगुप्त शब्द भी प्रयोग मिलता है, इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी देखने को आपको मिलेगा। दूसरा अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख जो गुजरात काठियावाड़ में है। जूनागढ़ गिरनार भी इसको पूरा नाम से पढ़ते हैं, ये गुजरात में है। एक और इसी नाम का अभिलेख आपको देखने को मिल सकता है, भीतरी का है, ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख सबसे पहले तो आप देखें, क्योंकि भीतरी के लिए भी भीतरी जूनागढ़ शब्द प्रयोग में कई बार आता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जूनागढ़ के लिए जूनागढ़ गिरनार और भीतरी जूनागढ़ भी शब्द कई बार प्रयोग में आता है। फिलहाल जूनागढ़ अभिलेख गिरनार लिखा हुआ है, गुजरात काठियावाड़ का है, तो वो रुद्रदामन जो शक वंश के शासक थे उनसे संबंधित है,
ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, उनसे संबंधित है। गुप्त काल में हम ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। हाथी गुम्फा अभिलेख, इन अभिलेखों के बारे में बाद में भी हम पढ़ते चलेंगे, जरूरत जहां भी पड़ेगी। अभी सिर्फ आप समझ लें किन शासकों से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख मैंने बताया, ये खारवेल, राजा खारवेल से संबंधित है जो कलिंग शासक थे, और ये उदयगिरी में थे। उदयगिरी जो पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में दया नदी के किनारे ये अभिलेख स्थित था, ठीक है। खारवेल से संबंधित है ये राजा, कलिंग के राजा से, और इसमें कोई तिथि नहीं लिखी हुई है, डेट नहीं लिखी हुई है, ये तिथि रहित है। एहोल अभिलेख की बात करते हैं तो ये अभिलेख बीजापुर कर्नाटक में पाया गया है, जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक से संबंधित है। और पुलकेशिन द्वितीय ने किस तरीके से हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में आने से रोक दिया, इसके संदर्भ में यह अभिलेख कहोगे उकेरा गया। इसी तरीके से ग्वालियर प्रशस्ति, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आप कहोगे कि ये स्थित है। राजा भोज जो प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, उनके संदर्भ में ये है, ठीक है। राजा भोज के नाम से आपका एयरपोर्ट भी भोपाल में स्थित है। इसके अलावा हम बात करते हैं देवपाड़ा अभिलेख, जो कि बंगाल में है। विजय सेन से संबंधित है ये, जो बंगाल के शासक थे। मधुवन पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग वगैरह की बात भी होती है, जो बिहार से संबंधित है, और ये मधुबन अभिलेख भी बिहार में ही है। और बांसखेड़ा अभिलेख रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? ये हर्षवर्धन जो कि बहुत महान शासक थे, उनसे संबंधित है। वर्धन वंश के महान शासक थे। मंदसौर अभिलेख अभी अभी हमने पढ़ा था। जो अभिलेख अभी हमने पढ़े उनको भी आप देख लो, कौन कौन से अभिलेख हमने पढ़े। मंदसौर अभिलेख पढ़े, रेशम बुनकर से संबंधित। एरन अभिलेख पढ़ा, भीतरी स्तंभ लेख पढ़ा, ये वाला भीतरी स्तंभ लेख तीसरे नंबर वाला जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें हमें क्या देखने को मिला था? इसमें हमें यह पता चला था कि हूण ने आक्रमण भारत में किया है, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख भी आप जान गए हो, भारतवर्ष का जिक्र मिला है हमें, ठीक है। तो ये जो मंदसौर प्रशस्ति है वो मालवा मध्य प्रदेश, यानी आपका मध्य प्रदेश का जो पूरा उज्जैन इंदौर ये वाला हिस्सा है, वहां मंदसौर वाला हिस्सा, तो ये पूरा हमें मिलता है यहाँ पे। यशोवर्मन मालवा के नरेश थे, पूरे मालवा क्षेत्र के। आज जो बड़े अलग अलग जिले बन गए हैं, पहले वो पूरा एक क्षेत्र होता था। नासिक अभिलेख की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है, नासिक जिला, वहां से मिला है ये अभिलेख। और ये अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। और ये गौतमी बलश्री एक शासक थे गौतमी सातवाहन वंश के, ठीक है। तो सातवाहन वंश से संबंधित है नासिक अभिलेख। तो कई बार ये पूछा जाता है कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो याद रखें पुलकेशिन द्वितीय से कई बार पूछा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? अनंत बार पूछा गया है एग्जाम्स में, खारवेल से। भीतरी स्तंभ लेख भी पूछा गया है स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन शासक से। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अभिलेख ही मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जिन्हें आप राजाओं के साथ याद कर लें। और यहाँ पे जो मैंने बताया है कि भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा से हुआ, दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी सौगौर अभिलेख से मिली, भारत में हूण के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से मिली, सती प्रथा का साक्ष्य एरन अभिलेख से मिला, रेशम बुनकर की श्रेणियां का साक्ष्य मंदसौर अभिलेख से मिला, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम कॉइन्स की बात करेंगे, ठीक है। पर उससे पहले ये कुछ अभिलेख के चित्र हैं जो आप देख लें। जो रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। इसमें स्क्रिप्ट लिखी गई है जो अभी क्लियर आपको नहीं दिख पा रही, ठीक है। तो ये जो रुद्रदामन का अभिलेख है वो जूनागढ़ का अभिलेख है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको लिखा मिला है। अभी अशोक के अभिलेख अलग अलग भाषा में है, जो मैक्सिमम कौन सी भाषा में है, ब्राह्मी में है, वो इस तरीके से आपको देखने को मिले हैं। अब चलिए हम शुरू करते हैं सिक्के, कॉइन्स। कॉइन्स में सबसे पहले तो हम आहत सिक्के की बात करते हैं। आहत सिक्के को हम पंच मार्क कॉइन्स भी बोलते हैं। इनमें कोई लेख एक्चुअल में नहीं लिखा होता है, इनमें सिर्फ आकृतियां बनी होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए मोर का आपको डायग्राम मिल रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पे आकृतियां बनी होती हैं। जैसे यहाँ मोर बना हुआ है तो ये पंच किए गए हैं। इसमें आकृति को क्या किया गया है? पंच किया गया है, रादर कुछ लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो मोर को यहाँ पे पंच किया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्राचीनतम तांबे, चांदी, सोने, शीशे के बने सिक्के के सांचे भी मिले हैं। तो इन सभी तरीके के सांचे मिले हैं। और इन सभी तरीके के सांचे मिलने का एक जवाब ये हो सकता है कि तांबे के बड़े सिक्के चले होंगे उस समय, चांदी के सिक्के बहुत मात्रा में बनाए गए होंगे उस समय, सोने के सिक्के बहुत चले होंगे, शीशे के सिक्के भी चलाए गए होंगे। तो इनके सांचे बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें मिले हैं। और ये सभी सांचे हमें अधिकांशतः कुषाण कालीन मिले हैं, ठीक है।
इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हम प्रयोग करते हैं और वो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, और वो ये है कि सबसे पहले जो सिक्कों में लेख और तिथि उत्कीर्ण करने का काम किया गया वो यूनानी शासकों ने, यवनों ने किया। ये मैंने हालांकि 8वां पॉइंट बनाया है, पर आप इसे शुरू में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सबसे पहली चीज हुई कि लेख और तिथि उत्कीर्ण किया गया। तो ये किसने किया सबसे पहले सिक्कों में उत्कीर्ण करने का काम? यूनानी शासकों ने या यवन शासकों ने किया। ठीक है। इसके बाद आरंभिक सिक्कों में प्रतीक और बाद के सिक्कों में राजा देवता के नाम, तिथि, ये सब उत्कीर्ण किया गया। और सबसे पहले लेख लिखने का काम, तिथि लिखने का काम किसने किया? यूनान या यवन शासकों ने किया। सर्वाधिक सिक्के कब जारी किए गए? मौर्य काल में सबसे ज्यादा कापर के, लेड का मतलब हो गया आपके शीशे के, कापर मतलब तांबे के, कांसे के, सिल्वर यानी आपके चांदी के, आरम यानी गोल्ड यानी सोने के। तो ये मैंने सिंबल में लिख दिया है, केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री है ये। आपको नहीं लिखना ऐसे तो आपको मैंने बता दिया। पीबी मतलब सीसा, सीयू मतलब तांबा, कांसा मतलब कांसई, एजी यानी चांदी, एयू मतलब सोना। ये मौर्य के बाद में हमें बहुत सारा मात्रा में ये सिक्का मिला। तो मौर्य के बाद मिला मतलब मौर्य काल में यूज हुआ होगा, इस तरीके से हमने पता लगाया। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का हमने कब देखा? गुप्त काल में देखा। तो गुप्त के शासन काल में हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिले, यानी गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। सर्वाधिक सिक्के कब जारी किए गए? मौर्य काल में। सिक्कों में लिखने का काम, तिथि उकेरने का काम कब शुरू हुआ? यूनान के कार्य में, यवन के काल में, यूनान के काल में। ठीक है। सांचे कब मिले सर्वाधिक? कुषाण काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के कब मिले? गुप्त काल में। और स्वर्ण सिक्कों को वो दिनार कहते थे और चांदी के सिक्कों को ये रूपक नाम से पुकारते थे। तो ये भी याद रखना, पूछा जाता है। अब सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने ही जारी किए थे। ठीक है। और क्या बताया था मैंने कुषाण शासकों के बारे में? प्राचीनतम जो सिक्कों के सांचे मिले हैं वो वहीं से मिले हैं। और सर्वाधिक शुद्ध मतलब कुछ अमाउंट में सोना मिलाओ वो कम शुद्ध कहलाएगा, और सोना ही सोना मिला दो तो सर्वाधिक शुद्ध सोना कहलाएगा। तो कुषाण शासकों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। और सबसे अधिक शीशे के सिक्के कब चले? सातवाहन काल में। शीशा, सा से शीशा, सा से सातवाहन। शीशा का मतलब लेड है यहाँ पे। ठीक है। शीशा का मतलब वो शीशा नहीं जो आप घर में प्रयोग करते हैं। अब ये सिक्कों में लेख और तिथि वाला काम तो मैं बता ही चुका हूं। इसकी परंपरा यूनानी यवन शासकों ने शुरू किया। समुद्रगुप्त वीणा बजाता हुआ हमें सिक्के में दिखता है। अब इससे हम क्या पता चलेगा? हमें यह पता चलेगा कि भाई वही समुद्रगुप्त जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, जो बहुत पराक्रमी था, वो संगीत प्रेमी भी था, तब तो उसने सिक्कों में वीणा बजाते हुए अपने आप को उकेरा। इसके अलावा हम अरिकमेडु में जब जाते हैं, अरिकमेडु एक जगह है पुदुचेरी में, पांडिचेरी जिसे पहले बोलते थे। तो इस पुदुचेरी में हमें अरिकमेडु से रोमन सिक्के के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहां पे रोमन शासक रहे होंगे, उनका साम्राज्य रहा होगा, यह भी पता चलेगा हमें। इसके अलावा सातवाहन शासक में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक है सातकर्णी। इस सातकर्णी के काल में इसने समुद्र को विजय किया। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि इसके सिक्के में हमें जलपोत देखने को मिला है और ये जलपोत इंडिकेट कर रहा है कि इसने समुद्र विजय की होगी। इसी तरीके से हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुजरात के काठियावाड़ में से व्याघ्र शैली के कुछ सिक्के मिले हैं और ये इंडिकेट कर, व्याघ्र मतलब कुछ वाघ नुमा सिक्के मिले हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि भाई इसने जीता गुजरात के काठियावाड़ को। ठीक है। तो इस तरीके से इन सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि उस समय क्या राजनीतिक परिस्थिति रही, क्या सामाजिक परिस्थिति रही। ठीक है। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं, स्मारक या मॉन्यूमेंट्स। ये आखिरी हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इन 6 में से मैंने 3 को डिटेल से बताने का प्रॉमिस किया है। इनको मैंने यहां पे जितना बता दिया उतना आपके लिए इनफ है। ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं स्मारक की। स्मारक के अंतर्गत हम इमारतों को, भवनों को और मंदिरों का अध्ययन कंसीडर करते हैं और भारतीय कला के विकास को ये दर्शाता है स्मारक। और विभिन्न आप कहोगे काल में किस तरीके से कला फली फूली, कैसे उनका स्थापत्य कला रहा, यह हमें पता चलता है। उनके स्थापत्य से हम बता सकते हैं कि कहां का मिश्रण है, किस तरीके का उनका आप कह सकते हो स्थापत्य स्किल है, या विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थिति को भी बताता है। इंडिजिनस यानी भारतीय
स्मारक, और फॉरेन मतलब भारत से जुड़े हुए स्मारक जो विदेश में बनाए गए। तो इंडिजिनस में मैं आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो के स्मारक की बात करूंगा। बहुत सारी चीजें खुदाई में मिली जिससे हमें पता चलता है धान्यागार था, हमें पता चलता है कि धान्यागार सबसे बड़ी इमारत थी पूरे सिंधु सभ्यता में। हमें पता चलता है कि वहाँ स्नानागार थे, वो भी बड़े बड़े स्नानागार थे। हमें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी नगर थे, पूरी नगरीय सभ्यता थी। कैसे पता चलता है? इन्हीं स्मारकों को देखकर। इसके अलावा हमने अंतरजी खेड़ा में खुदाई की। जब यहाँ खुदाई की तो हमें गंगा घाटी में लोहे का प्रयोग पाया गया और हमने पता किया कि भैया 1000 वर्ष पूर्व, कौन 1000 वर्ष पूर्व? ईसा के जन्म के 1000 वर्ष पूर्व 1000 BC में यहाँ लोहे का प्रयोग पाया गया। इससे हमने ये भी पता लगाया कि यार लोहे का प्रयोग यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी में लोहे का प्रयोग हमें देखने को ही नहीं मिला। ठीक है। दक्षिण भारत में रोम का संबंध रहा, ये हमें पता चला। कैसे पता चला? क्योंकि वहां भी हमने सिक्के देखे, साथ ही साथ मैंने अभी बताया था कि अरिकमेडु में हमने कुछ ऐसे सिक्के देखे जो सिक्के हमें रोमन भाषा दिखा रहे हैं, रोमन सिक्के हैं वो। साथ ही साथ यहां पे हमने कुछ स्मारक देखी जिससे हमें पता चला कि दक्षिण भारत में रोम आए, रोम के संबंध थे। ठीक है, क्योंकि उन स्मारक में रोम का कुछ प्रतीक देखने को मिला। इसके अलावा नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये दो महत्वपूर्ण शैली हैं, मैं चाहता हूं आप याद रखें। नागर शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर दशावतार मंदिर है जो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। और इसी तरीके से नागर शैली का जो उत्कृष्ट सबसे अच्छा मंदिर देखने को मिलता है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर देखने को मिलता है। और द्रविड़ शैली का, दक्षिणतम भारतीय शैली का जो मंदिर मिलता है वो मंदिर मिलता है बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर बोलते हैं, जो तंजौर में बना है। और ये राजराजेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम के शासनकाल में बना। जब मैं दक्षिण भारत के वंश की बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा ये और डिटेल से। अभी बस आप याद रखें नागर शैली का एक मंदिर, द्रविड़ शैली का एक मंदिर। अब हम आते हैं फॉरेन के कुछ मंदिर में। तो एक बोरोबुदुर की बौद्ध मंदिर है, ये बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर है। आपका डायग्राम आप इसका देख लें और इसके अंदर ये भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको इस तरीके से स्थापित मिलेगी बोरोबुदुर के बौद्ध मंदिर में। तो बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर है कहाँ? जावा इंडोनेशिया में। अब ये जावा इंडोनेशिया कहाँ है? अभी आपको बताया गया, ये आपका इंडोनेशिया क्षेत्र है, यहीं पे जावा है जहां पे बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा भगवान बुद्ध का मंदिर है, लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। फॉर विच केस? भगवान बुद्ध के लिए। 8th सेंचुरी में बना, मतलब ये 701 से लेकर 800 से लेकर ना 701 के काल में बना। एडी बोला है, एडी बोला है, मतलब 701 से 800 में सही लिख रहा था। यदि बीसी बोला होता तो हम उसमें जाते। तो ये अभी बना है कह सकते हो आप, अब इतना अभी भी नहीं कहोगे। 701 से 800 एसी में बना है, फिर भी बहुत प्राचीनतम है। ठीक है, इसीलिए यहां बोला गया है लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। बाद में बना, भगवान बुद्ध के बहुत बाद में बनाया, जो बौद्ध धर्म को मानते थे उन लोगों ने। एक है अंगकोर वाट, या ठीक है, अंगकोर वाट का जो वैष्णव नहीं है, विष्णु मंदिर लिखिएगा, भगवान विष्णु का मंदिर है ये। ठीक है, वैष्णव धर्म जरूर कह सकते हो भगवान विष्णु को मानने वाले, तो विष्णु धर्म, विष्णु मंदिर है ये। ठीक है, जो सूर्यवर्मन ने कंबोडिया में बनाया था 12th सेंचुरी एडी में, मतलब 1101 से लेकर 1200 के बीच में ये बना है ईस्वी में। इस मंदिर के बारे में मैं दिखा दूं, बड़ा प्यारा शानदार मंदिर ये दिखता है अंगकोर वाट का। और यदि पूरे धर्म के बारे में धार्मिक मंदिर कोई यदि मॉन्यूमेंट्स हम लें, ये है आपका अंगकोर वाट का मंदिर। और यदि कोई धार्मिक मॉन्यूमेंट लें, रिलीजियस मॉन्यूमेंट लें, तो रिलीजियस मॉन्यूमेंट में सबसे प्राचीनतम तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे विशाल हम इसको जरूर कहेंगे। प्राचीनतम तो बहुत सारे हो जाएंगे, विशाल हम इसको कहेंगे, सबसे बड़ा मंदिर कहेंगे। ठीक है, किसमें? धार्मिक मंदिरों में। एक आनंद पैगोडा भी है बौद्ध मंदिर, जो कि म्यांमार यानी बर्मा जो पहले कहलाता था 11वीं-12वीं सेंचुरी के बीच में बना है। तो ये भी आप देख लें, ये वाला जो मंदिर आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा मंदिर आपका कहाँ का है? म्यांमार का मंदिर है। ठीक, तो ये दोनों पोर्शन आपको कहाँ के दिखाए मैंने? सबसे पहले यानी बोरोबुदुर, ये मैंने कहाँ का बताया? अंगकोर वाट कंबोडिया का। और ये मैंने कहाँ का बताया? म्यांमार का। तो जब मौका लगे कभी तो आप ये अंगकोर वाट घूम के आए। भगवान विष्णु का बहुत विशालकाय मंदिर है और धार्मिक स्मारकों में सबसे बड़ा स्मारक यही है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैंने ये एंड कर दिया। आपने पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य पूरे पढ़ लिए हैं, जिसमें से आपने अभिलेख, सिक्के, स्मारक को बहुत डिटेल से पढ़े और मूर्ति चित्रकला और अवशेष को भी आपने थोड़ा सा समझा। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा दूं। अभिलेख, मुहर, प्रस्तर,
स्तूप, ताम्रपत्र, इनमें लिखे उकेरे गए शब्द हैं, लेख हैं, जिसके साइंस को एपिग्राफी या पूरा लेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख दस्तावेज दोनों यदि आप अध्ययन करो तो उसको पैलियोग्राफी, पूरा लिपि शास्त्र बोलोगे। सबसे पहले अभिलेख की खोज, अशोक के अभिलेख की खोज टी पेंथेलर ने 1750 में कर दी थी, लेकिन उसे पढ़ हम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा, और मेरठ से और टोपरा से अशोक के अभिलेख दिल्ली लाए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जिसमें छिपी ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पहचाना था जेम्स प्रिंसेप ने, और बाद में खरोष्टी लिपि भी पता लगाई गई। और अभिलेख आपके फॉरेन इंडिजिनस दोनों होंगे, जिन्हें मैंने डिटेल से बताया है। कॉइन्स में आप न्यूमिस्मेटिक याद रखें, इसके विज्ञान को, और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 1910 में बनाई गई, इलाहाबाद में या प्रयागराज में। क्यों बनाई गई? इन सिक्कों के अध्ययन के लिए। कुछ लोग सिक्के के शौकीन भी होते हैं, ठीक है। स्मारक में इमारत, भवन, मंदिर ये सब आ जाते हैं। मूर्तियों में आप याद रखें, कुषाण काल में विदेशी प्रभाव हमें देखने को मिला, जो मूर्तियां हमें देखने को मिली। गुप्त काल में हमें अंतरात्मक और मुखाकृति अच्छी मिली, सामंजस्य मिला। पूरी मुख से हम पूरे अंतरात्मा को समझ सकते थे उस मूर्ति के। गुप्तोत्तर काल में, गुप्त के बाद के काल में हमें सांकेतिकता का प्रभाव देखने को मिला। अमरावती, भरूच, बोधगया, सांची, इन जगह से जो हमें स्मारक मिले हैं, उसमें हमें जनसाधारण के जीवन देख सकते हैं, उनकी झांकियां मिलती हैं हमें। और इंडस सिविलाइजेशन की मूर्ति हम देखें, स्टैच्यू देखें, तो वहां भी हमें प्राचीनतम एक स्टैच्यू मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा चित्रकला से हमें तत्कालीन जीवन का ग्लिम्स, झलक मिलता है। अजंता की चित्रकला मानवीय भाव को व्यक्त करती है। यदि हम भीमबेटका की चित्रकला करें तो वो स्टोन एज है, और मैंने यहाँ पे स्टोन एज बताया, और मैंने बोला था कि इस स्टोन एज में जो वॉल पेंटिंग है उसको ठीक है चित्रकला में ले लो, लेकिन इस पूरे स्टोन एज को समझ रहे हो तो उसको अवशेष में लो आप, क्योंकि यदि हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज में हम आग की खोज की बात करते हैं। इसी तरीके से एक मेसोलिथिक एज आता है बीच का भाग, और जो न्यूलिथिक एज है या नियोलिथिक एज को हम नव पाषाण काल बोलते हैं, जिसमें पहिया की खोज हुई। तो ठीक है, आज की क्लास थोड़ा लंबी जरूर खिंच गई है, लेकिन मैंने ये पूरा पोर्शन कवर कर दिया है। और याद रखें बच्चों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं ये अपने नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ, और ऐसा ही नोट्स आप बना लें, आपके लिए बेस्ट मटेरियल है जो आपको मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया है। कोई डाउट है तो आप जरूर पूछ लें, और आज की क्लास में एंड करता हूं। कल मैं बिगिन करूंगा ल्यूसेंट का सेकंड चैप्टर, जिसे हम प्रागैतिहासिक काल बोलेंगे। मैं अपने तरीके से बताऊंगा, ल्यूसेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैं चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है समझना, ठीक है। तो आज की क्लास एंड की जाए। थैंक यू क्लास।